हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा, पिछली बार हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में चैप्टर 1, ओके, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। नाम है चैप्टर का हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हमने इन सब के बारे में डिस्कस तो किया, लेकिन क्या हमने देखा कि व्हाट कॉजेज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट कॉजेज द चेंज इन वेलोसिटी। इसके बारे में हमने कोई बात नहीं की है। तो क्या कोई ऐसा कॉज है जिसके कारण ये चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान? हमने इस बारे में पिछले चैप्टर में कोई डिस्कस नहीं किया। तो अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कोई कॉज है और क्या कॉज जरूरी है मोशन के लिए, और चेंज इन मोशन के लिए कोई कॉज की रिक्वायरमेंट होती, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हो रही है तो कोई कॉज तो है उसके पीछे, है ना। ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह रखा है तो अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो कोई कारण होगा, तभी तो होगा। कि सपोज ये मेरे हाथ में डस्टर, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये कॉज हुआ ना, कुछ मैंने डिस्प्लेस किया। अदरवाइज ये ऐसे रखा तो ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, व्हाट डज इट मीन? कोई कॉज है। या आपने रूम में देखिए, आप टेबल रखी, उसको पुश कीजिए, अगर पुश करके थोड़ा आगे खिसकी तो कोई कॉज हुआ ना उस चेंज इन पोजीशन के लिए। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस मोशन के लिए भी कोई कॉज है, उसके कारण ही उसकी मोशन की कंडीशन चेंज होगी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मोशन कैसी होती? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है ना। चेंज इन वेलोसिटी के कारण क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसके पीछे कोई कॉज है। यस। और क्या है वो कॉज? दैट कॉज इज टर्म्ड एज फोर्स। फोर्स कॉजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन स्टेट बोल रहा हूं बेटा मैं। स्टेट में दोनों बात आ जाती है कि रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है और मोशन पे आ जाती है। कि अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाती है फोर्स अप्लाई करने से, और मोशन में है तो उसकी मोशन की कंडीशन चेंज हो जाएगी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब फोर्स अप्लाई करेंगे, कंडीशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होगी? हम रोक भी सकते हैं या उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सब के पीछे कॉज क्या है? फोर्स। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता क्या है? तो पहला टॉपिक है अपना द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अ फोर्स, अब देखो इसको डिफाइन किया तो अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। क्या कहता है पहला पॉइंट? अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा देगा ये फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में और उस पर हमने कोई फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक बॉल रखी है सरफेस पे, है ना, उस बॉल को आप पुश कर दीजिए तो बॉल रोल करना शुरू कर देगी। घर में खेलते हैं आप लोग, बॉल को लीजिए और उसको मार दीजिए एक हाथ से या पैर से मार दीजिए, फुटबॉल है तो क्या हुआ? अल्टीमेटली वो मूव करना शुरू करेगी, मूव करना शुरू करेगी। लेकिन हमेशा तो मूव नहीं करती रहेगी, एक बार आपने मूव करवा दिया तो थोड़ा मूव करके रुक जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया ना, तो कैसे किया? आपने फोर्स लगाया। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। समझ में आया पहला पॉइंट? आपने पढ़ा है, लोअर क्लासेस में पढ़ी है सब चीजें, लेकिन हम थोड़ा और यहाँ पे डिटेल बात करेंगे इस बारे में, है ना। फिर कहा है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अगर आपने अप्लाई किया तो क्या कर सकता है अप्लाइड फोर्स? उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिखा है सेकंड पॉइंट में, है ना। ये क्या क्या करता है? एक तो पहली बात अगर करें की तो हमने मूव फ्रॉम रेस्ट, ओके। अब यहाँ पे कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा? जब मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। अगर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब कैसे करता है बेटा? देखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और आपने इधर से फोर्स लगा दिया इसी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो स्पीड बढ़ जाएगी। बॉल रोल कर रही है, सपोज आपने एक बॉल है वो रोल कर रही है इधर, आपने इधर से फिर फोर्स लगा दिया तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड को चेंज किया। या फिर अगर आपने फोर्स इधर मूव कर रही बॉल और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, एक केस तो ये हो गया। दूसरे केस में आपने ये बॉल है इधर मूव कर रही है और आपने इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी।
और आपने अगर इस बॉल ऐसे चल के जा रही है, रोल कर रही है, और आपने किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो क्या करेगा, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल के अलावा किसी और डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया तो वो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। तो फोर्स केवल रेस्ट और मोशन में चेंज नहीं करता, वो डायरेक्शन को भी चेंज करता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन भी चेंज फोर्स से ही होती है ना। ये बेसिक चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। केवल ऐसा नहीं कि मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन प्रोड्यूस कर देगा, और मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्पीड चेंज कर देगा या उसको रोक देगा। नो, डायरेक्शन को भी चेंज करेगा अलोंग विद दैट। ओके, तो बात समझ में आ गई, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट कोई है उसका शेप भी चेंज कर सकता है फोर्स। आप एक रबर बॉल लीजिए, रबर बॉल, उसको अगर प्रेस कीजिए तो उसका शेप चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है ना। और बुक में एग्जांपल लेमन का दिया, नींबू, नींबू को आप नींबू का रस निकालते तो क्या होता है, फिंगर्स के बीच में हम ऐसे स्क्वीज करते हैं ना उसको, तो रस निकल जाता, तो उसका शेप चेंज हो जाता ना, पूरा पिचक जाता हुआ है ना। तो ये ऐसे कई एग्जांपल आपके रूटीन लाइफ में आप ले सकते हैं कि कोई जो सॉफ्ट आइटम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, तो उसको आप अगर प्रेस करेंगे हाथ से तो उसमें शेप में चेंज आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। तो देखिए क्या क्या कर सकता है फोर्स। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है फोर्स। मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स कैसे लगाया है। अगर उसके पैरेलल और एंटी पैरेलल लगाया तब तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन से कुछ एंगल पे अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। ठीक है, ये बेसिक बात जरूर याद रखिएगा बेटा। फिर कैन इवन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर देता है जब फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल सारे हो चुके हैं ना बुक में दी। डायरेक्शन का एक और एग्जांपल ले लीजिए कि आप बुक में दिया है कि क्रिकेट में देखिए आप कि बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने बॉलर ने जो बॉल की तो बैट्समैन ने उस बॉल को बैट से हिट किया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज होती है उसमें। वो हिट करता तो कहीं और जाती है, वो आ तो बैट्समैन की तरफ थी, लेकिन बैट्समैन ने बैट से हिट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन, ऐसा थोड़ी कि बैट्समैन के पीछे चली जाएगी, उसको उसकी डायरेक्शन चेंज किसने की, बैट्समैन ने फोर्स लगा के बैट के थ्रू, बैट से उसने बॉल पे फोर्स लगाया और डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, गॉट इट और नॉट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। आप साइकिल से जा रहे हैं या एक्टिवा से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे, और आगे जाके आपको टर्न आया, लेफ्ट और राइट 2 टर्न आ रहे हैं, तो आपको लेफ्ट या राइट में टर्न लेने के आपको हैंडल पे फोर्स अप्लाई करने का, राइट टर्न लेना तो ऐसे राइट की तरफ आपको हैंडल पे फोर्स लगा के टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट में लेना तो लेफ्ट की तरफ लगाना। अगर आपने नहीं लगाया तो स्ट्रेट सामने जो भी अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो जाके जय श्री राम हो जाना है फिर। ठीक है ना, सीधे टकरा जाएंगे दीवार से, सामने दीवार है तो, या जो भी ऑब्स्टेकल है, क्योंकि रास्ता ऐसा बना हुआ आपका कि ये स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं और ये इधर टर्न है और इधर टर्न है और इधर दीवार है या खाई है, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल। तो अगर अगर आप ये जा रहे हो तो आपको या तो इधर टर्न लेना है या इधर टर्न लेना है, जिस तरफ भी आपको जाना है। आप स्ट्रेट तो नहीं चले जाएंगे, स्ट्रेट तभी जाएंगे जब आप कोई फोर्स हैंडल पे नहीं लगाएंगे डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और वो बड़ा रिस्की है आपके लिए, लगता ना, समझ में आ गया ना। तो ये भी एक रूटीन लाइफ का एग्जाम्पल है कि आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मूविंग ऑब्जेक्ट में। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रही है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हमने फोर्स को डिफाइन किया, तो ये समझ में आ गया ना कि फोर्स क्या है। एक्चुअल में फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्ली कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, it can change the speed and direction of motion of an object, moving object can even change the shape of an object, वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो ये सब काम कर सकता है। और यहाँ पे मैंने बोला है कैन चेंज, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल अगर बात करूं तो जरूरी नहीं चेंज करें, समटाइम वी कैन ओनली ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
वी कैन ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोले सर अभी तो आप बोल रहे थे चेंज कर सकते हैं और आप बोल रहे कि वी कैन ट्राई। बेटा ट्राई भी है कि एक बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, है ना, बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट से आप एक ले लीजिए कि आपके घर में डबल बेड है ना, मूव हो सकता है, लेकिन उसमें सब अंदर जो बॉक्स वगैरह पूरा फिलअप है, आपके बिस्तर वगैरह जो रखा, आपको सामान रखा, आप अकेले उसको हिला नहीं सकते, लेकिन आप उसको उसको मूव करवाने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहा आपसे। तो ये क्या हुआ, इवन दो यू हैव अप्लाइड द फोर्स, आपने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन यू आर नॉट एबल टू मूव इट, तो ये ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। आपने रेस्ट पोजीशन को चेंज करने की कोशिश तो की ना, फोर्स लगाया तो है, आपने कोशिश तो की फोर्स लगा के। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी स्टेट को चेंज अकेले नहीं कर सकते अगर आपने सफिशिएंट फोर्स आप अप्लाई करने में एलिजिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो समटाइम ओनली वी कैन ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ओके, बट इन जनरल तो इसीलिए डेफिनेशन में क्या कहते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फैक्टर which can make an object move from rest or try to move object from rest, which can change the speed and direction of motion of a moving object, or sometimes it may try to change the speed of an object or direction, okay, and can even change the shape of the object। अब शेप के लिए फिर वही कि अगर आपने कोई बहुत हार्ड वो ऑब्जेक्ट ले लिया तो आप केवल कोशिश ही कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ से फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं लग रहा है। शेप हो तो सकता है चेंज, लेकिन उतना सफिशिएंट फोर्स आप केवल हाथ से नहीं लगा पा रहे हो, बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस समय आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो ये ट्राई भी आएगा उसमें कि कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ओके। तो ये हो गया आपका फोर्स। अब हम बात करते हैं कि फोर्स अगर अप्लाई किया और ये सब चीजें हो रही है तो क्वांटिटी कैसी की फोर्स, आपने बहुत सारी सिचुएशन देखी होगी कि एनी टाइप ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो उस स्थिति में क्या होता है कि फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होती है। मींस फोर्स को जब डिस्क्राइब किया तो ये लिखा है, तो एनी टाइप ऑफ फोर्स दैट टू डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो स्पेसिफाइड, कि हम डायरेक्शन भी जरूरी है। जैसे हमने पोजीशन में बात की थी, डिस्प्लेसमेंट, ओके, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन होती है। ऐसा फोर्स भी जब अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स को डिस्क्राइब करने में भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब कैसे एग्जांपल है कि आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं लोअर क्लासेस में, तो अगर बात करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। एक फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, होता है ना, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अपोजिट एक फोर्स एक्ट करता है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट में डायरेक्शन साथ में आ रही है ना बात, है ना। फिर मैग्नेट की बात करते थे, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेलिंग ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। देखिए एक आया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब यहां से आपको समझ में आएगा टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं अपन। दूसरा आ गया मैग्नेटिक फोर्स, फिर लाइक चार्जेस रिपेलिंग और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक टाइप ऑफ फोर्स और आ गया, ये इसी का भाई है मैग्नेटिक फोर्स का ही। वहां पे लाइक फोर्स रिपेल करते हैं, अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, और में इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जो मैग्नेट के केस में आता है वो फोर्स के साथ आता है मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड, क्या बात है यार बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। अरे इसीलिए तो मैंने कहा फ्यूचर ऑफ इंडिया, हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैंने आपको बोला है, हमेशा मैं आपको यही बोलूंगा फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा देश का भविष्य तो आप ही है। अब एआई का जमाना है, कितने नए नए इनोवेशन बच्चे एआई में कितने एक्सपर्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी उम्र से क्या क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर ही बेटा, है ना।
अब देखिए, द अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो एक फोर्स और आ गया आपके पास यहाँ पे, है ना, एक फोर्स और आ गया कि द अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ है भैया, फिजिक्स में न्यूटन का नाम सबसे ज्यादा है, बहुत सारी चीजें न्यूटन के नाम से। क्यों? क्योंकि एक बार बैठे बगीचे में, कोई काम धाम था नहीं, बैठे, एप्पल गिरा, बस वहीं से शुरुआत हो गई कि क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, सिर पे गिरा तो उनको तकलीफ हुई, सिर में लगी चोट तो आखिर, और सिर की चोट कई चीजें पैदा कर देती है ना, वो सीधी दिमाग पे असर करती है। मजाक कर रहे हैं बेटा, है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, एक मजाक के लिए, कभी कभी थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो वही एप्पल गिरा न्यूटन के सिर पे, तो सिर की चोट से उनको दिक्कत हो गई, डिस्टर्ब हो जाता आदमी, उनको लगा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया टूट के स्पीड से। तो उन्होंने उसी पे रिसर्च शुरू कर दी और उन्होंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स को इजाद कर दिया, ग्रेविटी की जो डिस्कवरी उन्होंने इसी से कर दी। तो देखो कभी कभी कोई चोट हमेशा बुरा नहीं करती, हम लोग कहते हैं ना कि दिमाग पे चोट लगी, तो उन्होंने कितनी डिस्कवरी कर दी उससे, है ना, और कितने फेमस हो गए कि उनको आज तक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते ही जा रहे हैं, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाते हो, हर साल हम पढ़ाते हैं, हर साल बच्चे आते हैं, सर ये क्या है, क्या बना दिया इनने, कौन सा लॉ दिया है ना, मजाक है, ठीक है बेटा, ओके। तो the earth attracting object towards itself due to gravitational force, है ना, तो एक फोर्स और आ गया। फिर एक फोर्स देखिए, buoyant force। buoyant force exerted by liquid in an upward direction on an object placed in it। ये अगर लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर भी लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? buoyant force। buoyant force है ना, सब ये आपने पढ़े हैं लोअर क्लास में, सब पढ़े हैं आपने बेसिक चीजें, है ना, तो ठीक है, समझ में आया। ये हमने सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर ली। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या निकाला हमने कि टू डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड और स्पेसिफाइड अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बताना जरूरी। इन सब में डायरेक्शन की बात आती है। अगर ये मैग्नेट के पोल हैं, दो पोल हैं, लाइक पोल है, अगर है नॉर्थ और नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, ये रिपेल करें, तो ये डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे, है ना, और नॉर्थ और अगर साउथ को अगर बात कर दी, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो चल तू भी इधर आ जा, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ, आओ एक दूसरे से मिलते हैं हम, है ना, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे चार्जेस है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को दूर भगा, दूर रख, तेरी कोई जरूरत नहीं मेरे पास, मैं अकेला काफी हूँ। नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या कर रहे हैं, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ रही है। ये क्या है एक्चुअली, जो एरो बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ये बॉल गिर रही है नीचे, या एप्पल गिर रहा है न्यूटन के सिर पे, तो वो डायरेक्शन कौन सी हो गई। अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलिए आपको थोड़ा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, है ना, ओके। और ये लिक्विड है, नदी है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये इसको अपर डायरेक्शन में फोर्स, अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो कौन सा है, buoyant फोर्स। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो इन सबके लिए क्या अल्टीमेटली कि कैसे कैसा भी फोर्स है, कोई भी फोर्स, ये तो सर आपने जो बेसिक आप पढ़ा तो बताया नहीं, चलो वही बात कर रहे थे ना, एक बॉल मूव कर रही है, तो इस पे आपने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो कर रहा है, ये फ्रिक्शन सबसे पहला जो अपन ने बात की है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया। तो ये सभी देखो आप डिफरेंट टाइप फोर्स ले लिए, तो ऐसे और भी फोर्स होते हैं, तो जितने टाइप के फोर्स है सब में अल्टीमेटली क्या है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बोथ आर नीडेड। फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड with direction along with its magnitude, it is must, okay, so got it। और जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, फोर्स ये देखो यहाँ लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सप्रेसेस इट्स स्ट्रेंथ, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो क्या बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को, उसकी ताकत को, कि कितना पावरफुल फोर्स है, कितना ज्यादा फोर्स आपने लगाया। वो स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ गए, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है।
तो वो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, फोर्स की स्ट्रेंथ को बताता है, ताकत को बताता है। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की। तो ऐसा बेटा फोर्स इज नोन एज न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। कोई साइंटिस्ट न्यूटन के नाम से, कैपिटल एन से इसको सिंबल है इसका न्यूटन का, और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन है उसकी एसआई यूनिट, ये याद रखना है बेटा, है ना। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, कोई दिक्कत? मैं नहीं सोचता आपको दिक्कत होगी, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना, फोर्स की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस में एक हुक होता है, आपने देखी होगी, बुक में डायग्राम भी दिया है, तो आप देख सकते हैं उसको, बोर्ड पे दिख भी रहा है डायग्राम आपको, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या एक्चुअली ये हुक होता है, इसको एक टांगने के लिए कड़ी होती है और यहाँ एक हुक होता है। इस हुक से ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको मेजरमेंट लेना है उसको, और यहाँ पे एक स्प्रिंग के का स्प्रिंग अंदर लगी होती है, उस स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर लगा होता है, यहाँ स्केल बनी होती है। तो जो पॉइंटर जहाँ आ जाएगा वो वैल्यू होती है लिखी हुई, उस पर अपने को मेजरमेंट उसका मिल जाएगा। हम वैल्यू नोट कर लेते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो फोर्स को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। तो क्या कहा है इसने कि द स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोले सर आप तो फोर्स कह रहे हो, ये तो वेट को मेजर करती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अभी हम बात करते हैं आपके, देखो ये सारे जाले भी आपके दूर करेंगे कि अरे वेट फोर्स बोल रहे हो सर आप आगे जाके, है ना। कैसे, देखो स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है, ये मैंने बोला कि स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको कंफ्यूजन हो गया सर आप तो फोर्स की बात करते थे तो वेट मेजर कर दी। फिर क्या कहा, वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द gravitational force. Weight of an object is the gravitational force with which the earth pulls the object. और कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है जिससे वो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है। अर्थ ऑलवेज पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और जो फोर्स है जिससे वो पुल करती है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन के ऊपर जो एप्पल गिरा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा था। अब उससे पहले तो पता नहीं था, लेकिन न्यूटन ने डिस्कवर किया कि भाई ये इस कारण से हो रहा है कि अर्थ अंदर से फोर्स अप्लाई करती है हर ऑब्जेक्ट पे। जितने भी ऑब्जेक्ट के अर्थ पे हैं उन सब पे अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है, वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है और उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद व्हिच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली वेट क्या है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट एक तरह का फोर्स ही है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, तो इस तरह से उसका मेजरमेंट मिलता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन जनरल, है ना। तो उसी से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन में। अब देखिए यहाँ पे भी बड़ी एक बात आती है कि वेट को हम मेजर कर रहे हैं तो वो न्यूटन में वैल्यू, वो इसकी जो स्प्रिंग बैलेंस पे जो स्केल बनी है वो वैल्यू देगी, तो वो न्यूटन में वैल्यू है, तो वो उसका वेट मेजर करके देगी, मींस दैट इज द फोर्स अप्लाइड। ओके, अब ये तो हमने सस्पेंडेड के लिए बात कर दिया। अगर ऐसे में हॉरिजॉन्टली आपको आगे एग्जांपल आ ही रहा है, ब्लॉक है उस पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, हुक लगा कर उसको पुल कर रहा है, तो जितनी पुल होगी तो वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स अपने को मिलेगा। फ्रिक्शन फोर्स में मेजर होगा, अप्लाइड फोर्स भी उसके इक्वल है या ग्रेटर है ना। आने वाले उसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इफ यू पुल ऑन फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इट मेजर द फोर्स विद व्हिच यू पुल ऑन द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस। ये देखो यहाँ आगे ना बात कि इफ यू पुल ऑन द फ्री एंड कौन सा, ये फ्री एंड। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट अभी इसको सस्पेंड किया है, ऑब्जेक्ट को उठा के आप पुल कर लीजिए इसको अपने हाथ, एक हाथ में इसको पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से पुल करो। ओके, द स्प्रिंग बैलेंस इट मेजर द फोर्स, क्या करेगी वो, इट मेजर द फोर्स विथ व्हिच यू पुल ऑन द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस। तो वो इनसाइड जो स्प्रिंग को आपने पुल किया तो वो फोर्स का मेजरमेंट आपको देगी कि स्प्रिंग बैलेंस है, इस हुक को मैं इधर से खींच रहा हूँ तो ये जो पॉइंटर भी खींचेगा साथ में, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और वो जो रीडिंग आएगी पॉइंटर की वो क्या देगी, वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली रख लेता हूं, अभी तो हमने सस्पेंड करके टाइप, तो वो वेट के लिए बात हो गई। अब मेरे को फोर्स मेजर करना है कि मैं इस हाथ से कितना फोर्स लगा रहा हूं सिस्टम बैलेंस, तो मैं जितना उसको पुल कर रहा हूं तो उसका मेजरमेंट वहां उसके स्केल पे अपने को मिल जाएगा। दैट इज द वे टू मेजर द फोर्स। ये सिंपल एग्जांपल है ना, बहुत तरीके हैं फोर्स मेजर करने के, लेकिन ये एक सिंपल एग्जांपल आपको समझने के लिए कि हाउ मेजर द फोर्स। ओके,
देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? फोर्स कैसे मेजर करेंगे समझ में आया? पक्का आ गया? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो कैसे समझ में आ गया? और वेट मैंने बोला था तो कंफ्यूज तो नहीं है? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल होता है। कैसे? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसी को उसका वेट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना बेटा? हाँ, तो मेरे देश के कर्णधार और फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक हमारा है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, है ना? बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। तो देखिए इसमें एक पहला सेंटेंस लिखा हुआ, ध्यान देना जरा। इन रियल लाइफ सिचुएशन सेल्डम एग्जिस्ट। सिचुएशन, यहाँ वर्ड है सिचुएशन, सेल्डम एग्जिस्ट वेयर ओनली वन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कि रियल लाइफ में ऑलमोस्ट कोई ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं कहा जहां सिंगल फोर्स एक्ट करता हो। रेयरेस्ट बोल रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं होती है, शायद ना हो कि ऐसी कोई सिचुएशन है ना कि जहां सिंगल फोर्स का एप्लीकेशन क्या है? सिचुएशन है ना? तो सिंगल फोर्स एक्ट करे ऐसी सिचुएशन शायद नहीं होती है रियल लाइफ में। तो क्या होता है? फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, है ना? जो फोर्स एक्ट करते हैं तो कैसे? पेयर्स, जरूरी नहीं कि टू और मोर फोर्स, सिंगल फोर्स नहीं होता कि मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपली हम बोले कि मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो कैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉक्स रखा है, बुक में दिया है एग्जांपल, ये सारे बुक के एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को आप पुश कर रहे हैं कि देखिए ये डस्टर है मेरे हाथ में, बॉक्स मान लिया मैंने, इसको पुश किया। जब मैं पुश कर रहा हूं तो यहाँ दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन से दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं? केवल ये बॉक्स है, इसको आपने पुश किया है, सरफेस पे रखा है, आपने ऐसे अप्लाई किया, इधर से अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स कर देता हूं, इससे आप यहां से पुश कर रहे हैं। तो इसी में क्या कर रहा है? इसके डायरेक्शन ऑफ अपोजिट में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये मोर देन वन फोर्स हो गए, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक, आपने एक फोर्स अप्लाई किया इसको पुश करने के लिए, ये ऐसा ना बना के ऐसे बनाओ, सीधे ही है ना बेटा, कंफ्यूजन हो जाए तो सर वो सरफेस उठी हुई है, वो फिर मुझे वैसी सरफेस बनानी पड़ेगी। ऐसा लीजिए एक सिचुएशन, ये बॉक्स रखा है और आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, इट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, है ना? तो मोर देन वन फोर्स है। दूसरा एग्जांपल यह कि अ बॉल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वहां भी दो फोर्स एक्ट करते हैं। डायग्राम देखिए बुक में दिया हुआ है कि बॉल है, एक बकेट में दी हुई है, ये बॉल है, ये पानी है, तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वन फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड द अर्थ with which earth pulling the ball, and buoyant force exerted by the water that is acting vertically upward on the ball। तो ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी, है सर कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बेटा? ये ऐसे कई एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जिनमें क्या होगा कि फोर्स हमेशा इससे पहले हमने बात की थी तो मैग्नेट वाला भी था, तो दो फोर्स कैसे थे? एक मैग्नेट दूसरे पे लगा, दूसरा पहले पे लगाएगा ना, तो म्यूचुअल फोर्स है ना। तो ऑलवेज दे forces are acting on an object in real life situation, more than one force will be there। ऐसी कोई सिचुएशन ऑलमोस्ट नहीं है जिसमें सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई दूसरा फोर्स जरूर होता है साथ में, और मोर देन वन बोला इसलिए मैंने कि वो केवल दो भी नहीं हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली हमें नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं उस केस में। आगे जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्लासेस का, आपको बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ने को भी मिलने वाली है ना। तो ठीक है, अभी तो अपन यहाँ जितनी अपने को रिक्वायरमेंट उतनी बात कर रहे हैं कि ये दो एग्जांपल हमने लिए, बॉक्स पुशिंग वाला लिया है तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स आपका है और उसके अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कांटेक्ट ऑफ सरफेस में जहां बॉक्स रखा है। कि मैंने इसको पुश किया तो ये मेरी हथेली और इसके जो सरफेस है कांटेक्ट, इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करता है। मैं इसको इधर पुश कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी तरफ एक्ट करेगा। ओके, ऐसे बॉल रखी है सरफेस ऑफ वाटर पे बकेट के अंदर, तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और बॉयंट फोर्स अपवर्ड। अगला केस लिया टग ऑफ वॉर, ये एग्जांपल भी देखो बुक में दिया। तो आपके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती है, आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, दो टीम होती है,
सपोज हम बात कर ले रेड हाउस और ब्लू हाउस का टग ऑफ वार का मैच चल रहा था आपके स्कूल में, है ना। दो टीम है, अब रस्सी को दोनों टीम खींच रही है अपनी अपनी ताकत से। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, एक टीम इस तरफ पुश कर रही है, दूसरी टीम इस तरफ पुश कर रही है। यहाँ सब खड़े हैं, सब पकड़ कर रस्सी को होल्ड करके, जितने भी प्लेयर्स हैं। बहुत ज्यादा है, मैंने 3 रस्सी बना दिया कि जो ये पुल कर रहे हैं, और ये रेफरेंस लाइन है आपकी। दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगाए जा रहे हैं, दोनों टीम लगा रही है हमको जीतना, हमको जीत, दोनों हाउस जीतने के लिए कि पॉइंट्स मेरे पड़ने चाहिए हाउस के, मेरे हाउस के पॉइंट, दोनों अपनी ताकत लगा रहे हैं। डू एंड डाई वाली कंडीशन है। क्या हो रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि रस्सी बिल्कुल भी किसी भी तरफ मूव नहीं कर रही है, ना रेड हाउस की तरफ ना ब्लू हाउस की तरफ। सपोज ये आप एक ले लीजिए रेड हाउस, ये ब्लू हाउस, ना रेड की तरफ आ रही ना ब्लू की तरफ। रेफरेंस पॉइंट पे जो आपका मार्क किया हुआ उसमें सेंटर, उस पर भी मार्क बना, एज इट इज सिचुएशन है, कहीं भी मूव नहीं कर रही रस्सी, बैलेंस स्ट्रेच है, बिल्कुल तनी हुई है। तो इस केस में क्या हो रहा, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लू हाउस टीम एंड फोर्स अप्लाइड बाय द रेड हाउस टीम, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। रेड हाउस अपनी तरफ लगा रही है फोर्स, है ना, ये एफ आर है, मींस रेड हाउस का फोर्स है, ये एफ बी है, ये कौन सा ब्लू हाउस का लगाया हुआ फोर्स है, दोनों अपने अपनी तरफ लगा रहे हैं। एंड दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हो रहा है, और रस्सी फिर भी नहीं मूव की, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इनके, तभी तो मूव नहीं कर रही रस्सी। हमने बोल दिया कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वो क्या हो रहा है, रस्सी कहीं भी न ब्लू की तरफ जा रही ना रेड की, दोनों टीम ने बराबर फोर्स लगा दिया, मतलब दोनों का पावर बराबर है, यहाँ पे फोर्स, सॉरी, दोनों का फोर्स जो है अप्लाई किया हुआ है वो इक्वल है, तो रस्सी कहीं भी मूव नहीं करेगी टग ऑफ वार में। ठीक है, बात बात समझ में आई बेटा कि नहीं। ये टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो इस केस में जो फोर्स होते हैं, ये जो सिचुएशन होती है, ये कैसी है, बैलेंस फोर्स की सिचुएशन है। in that situation forces are said to be balanced forces। ये फोर्स कैसे हैं, बैलेंस फोर्सेस है, ये सिचुएशन है बैलेंस फोर्स, है ना, कि इस सिचुएशन में दो फोर्स है आपस में बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है। अब इसी में देखते हैं कि अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट बैलेंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है तो क्या होगा। तो इसी टग ऑफ वार की बात करते हैं, पहले अपन इसको बाद में डिफाइन करें, पहले बात करते हैं कि अब यहाँ सिचुएशन कैसी बन जाती है। इसी केस में अगर अपन बात कर लेते हैं तो अगला जो सिचुएशन लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रस्सी है, और ये जो थे बच्चे 3 यहाँ थे, तो इनकी सिचुएशन अब ये यहाँ आ गए, और ये थोड़े पास आ रहे हैं, मीन्स ये जो रस्सी का सेंटर पॉइंट ये कहीं मार्क किया होगा, ये इतना इधर आ गए, मतलब देखिए पहले बराबर डिस्टेंस पे थे लेकिन अब ये क्लोज आ गए, दूर चले गए। व्हाट डज इट मीन, ये एफ बी की बात कर लेता हूं मैं, और ये एफ आर की बात कर लेता हूं, यहाँ पे दोनों ने फोर्स अपनी अपनी तरफ लगाया हुआ है। क्या हो रहा है बेटा, देखिए आप तो समझदार है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया सर ये क्या समझा रहे थे, हमको पूरा समझ में आ गया कि वो उधर खींच गए, मतलब वो फोर्स कैसा है, एफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ आर। अगर यहाँ देखोगे तो ब्लू हाउस की टीम ने जो फोर्स लगाया है वो रेड हाउस की टीम से ग्रेटर है, यहाँ एफ बी और एफ आर इक्वल थे, ये कौन सा सिचुएशन था, ये वाला। लेकिन यहाँ पे ब्लू हाउस का जो फोर्स है, ब्लू हाउस की टीम ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो रेड हाउस की टीम से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है, तो वो रोक उधर खींच गई है, उधर पुल कर गई है, उन्होंने पुल कर लिया, उसको खींच लिया है, तो ये टीम हार गई है ना। तो इस केस में क्या हुआ कि जो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल था, मींस ये कौन सी टीम जीती, जिसका फोर्स लार्जर मैग्नीट्यूड का होगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स जिस टीम ने लगा दिया उसकी तरफ रस्सी आ जाएगी। तो जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे इनका फोर्स का, तो कौन सा आएगा, इनका ग्रेटर है, इनका उससे स्मॉलर है, तो डिफरेंस आएगा वो नेट फोर्स होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, ब्लू टीम के डायरेक्शन में। नेट फोर्स जो आया, नेट फोर्स किधर लगा, ब्लू टीम की डायरेक्शन में। डायरेक्शन की भी तो बात करनी बेटा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है, हमने पहले ही कह दिया था इससे पहले टॉपिक में कि फोर्स
कैन बी डिस्क्राइब अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ में डिस्क्राइब करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि ये लार्जर फोर्स है, स्मॉलर, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो भी नेट वैल्यू आई वो किधर आएगी, ब्लू हाउस की तरफ, क्योंकि ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका है। ठीक, और साथ में डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स और फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। जिस जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आया? बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर यहाँ कहा उसने कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट बैलेंस्ड, a non-zero net force act on the object। इस केस में नॉन जीरो फोर्स, क्योंकि यहाँ तो क्या था, जीरो फोर्स हो गया था, क्योंकि बैलेंस कर लिए थे। बैलेंस कर लिए थे तो नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा था। ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यहाँ भी ये बॉक्स नहीं मूव कर रहा है। अगर तो नहीं मूव कर रहा तो मैं बोल रहा हूँ मूव करेगा तो कंडीशन अलग होगी, नहीं मूव करता है तो बैलेंस कर रहे हैं फोर्स, और बैलेंस कंडीशन में मूव भी करेगा अगर कॉन्स्टेंटली, वो डिपेंड करती है। यहाँ सिचुएशन अलग होगी, हम थोड़ा सा और बात करने वाले आगे ना, ये हर क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में आएगी। तो कंडीशन क्या है कि वो डिपेंड करता है कि बैलेंस करके बैलेंस हो गए तब वो या ग्रेटर फोर्स पहले अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए। इसके मैग्नीट्यूड से ओवरकम करने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ओवरकम करके फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो गया, वो एक्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो अप्लाइड फोर्स कंटिन्यूस उससे ग्रेटर रहेगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वो लग रहा है। समझ गए? यस, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये क्या कहा हमने, non-zero net force acts on the object when two forces are opposite in direction but unequal in magnitude। देखो ये आगे बात, but unequal in magnitude मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं है। The magnitude of net force is equal to the difference between magnitude of the two force, and the direction is along the direction of force of larger magnitude। जो ज्यादा मैग्नीट्यूड जिस फोर्स का होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगा। बात की ना भी अपने, ये देखिए ये लगा दिया, एफ भी ग्रेटर था, एफ आर लेस था, तो उसकी जो फाइनल डायरेक्शन है वो किधर चली जाएगी, इधर ही खींच जाएगा। नेट फोर्स एफ बी माइनस एफ ए होगा, वो नेट फोर्स होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, गॉट इट। तो ये, और इस केस में ये फोर्स कैसे होते हैं, जब फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट देन they are not balanced। in that case these forces are in unbalanced situation। ये unbalanced situation है फोर्स की, ये इस सिचुएशन में फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, वो अनबैलेंस्ड है। क्यों है, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरे का कम है, और उस स्थिति में ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, लार्जर मैग्नीट्यूड वाले फोर्स की तरफ मूव करेगा। तो डायरेक्शन नेट फोर्स की किधर होगी, लार्जर मैग्नीट्यूड वाले फोर्स की तरफ होगी। ठीक है, तो बट अभी हमने डिस्कस किए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना। अब इसमें एक सिचुएशन और हम कंसीडर करते हैं। उस सिचुएशन में क्या है कि टू पीपल्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए स्टार्ट कार इन द सेम डायरेक्शन। दो लोग हैं, वो एक कार खड़ी है, उस पे सेम डायरेक्शन में दोनों लोग, डायग्राम देख सकते हैं, बुक में दिया है ना, ये स्क्रीन पे भी दिखा रहा है कि दोनों जो लोग हैं, दो लोग हैं, वो सेम, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में उस कार पे लगा रहे हैं। उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है दोनों का, कोई ज्यादा लगा रहा कोई, लेकिन दोनों जो लोग हैं, दोनों पर्सन हैं, वो उस कार पे फोर्स किधर लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हम निकालेंगे, वो नेट फोर्स क्या होगा उन दोनों का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ पर्सन। दोनों जो पर्सन है, दोनों लोग हैं, उन दोनों के जो फोर्स है उनका सम के बराबर नेट फोर्स आएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विल बी आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय देम इंडिविजुअली। उन दोनों ने जो इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि दोनों ने फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाया। अभी आप अगर मेरे को देख पा रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट दिख रही है। बोर्ड के कंपैरिजन में अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऐसे देखता हूं तो लेफ्ट टू राइट, तो उस फोर्स, नेट फोर्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट ही होगी, कि दोनों लेफ्ट टू राइट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उन दोनों का जो नेट फोर्स निकलेगा, उसी वो जो फोर्स होगा नेट फोर्स, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें यही सब चीजें आने वाली है। क्या कहा है क्वेश्चन है, एग्जांपल दिया है 6.1। टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक
लाइंग ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर, ये टेबल है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, उस पे दो फोर्स, एक 10 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का है, वो एक्ट कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन ईच केस। और तीन केस रखे, तीन अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, ब्लॉक एक ही है, टेबल वही है, लेकिन फोर्स हर बार अलग अलग तरह से लगाया उस पे, है ना। तो देखिए पहला केस देखते हैं, पहला केस है ए, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। फर्स्ट केस में अगर बात करते हैं तो क्या होगा बेटा, ये 10 न्यूटन किधर रख रहा है, लग रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट, 6 न्यूटन भी लेफ्ट टू राइट, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा, 16 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड, है ना, राइट साइड में लगेगा, है ना। ओके गॉट इट, क्या बात है। अगला, अगले तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए दूसरा केस क्या कह रहा है, ब्लॉक वही है, सरफेस भी वही है टेबल की, लेकिन अब 10 न्यूटन फोर्स किधर रखा लग रहा है, लेफ्ट टू राइट, और 6 न्यूटन राइट टू लेफ्ट, टग ऑफ वार, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ब्लू हाउस, ये रेड हाउस उधर अपन ले रहा, ठीक है, समझ में आ गया, बात वही होगी, वही है बिल्कुल अपना, वही बाई चांस एग्जाम्पल आ गया कि 10 न्यूटन उधर लग रहा है, ब्लू हाउस उधर ही खींचा था उसको रस्सी को, और रेड हाउस का जो अपनी तरफ पुल करने वाला वो 6 न्यूटन है। तो देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेकंड केस में 10 न्यूटन। अब देखिए क्या कहा है कि अगर अगर फोर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो नेट फोर्स क्या होगा, डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ये लिखा है यहाँ पे अपन ने, है ना। नॉन जीरो नेट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द टू फोर्सेस आर opposite in direction but unequal in magnitude, the magnitude of net force is equal to the difference between magnitude of the two force, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, and direction will be in the direction of force of larger magnitude, means towards right, towards राइट साइड, राइट साइड में लगेगा बेटा, उधर ही लग रहा है, ब्लू हाउस जीत गया, रेड हाउस हार गया। बुरा मत मानना जो रेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप भी जीतोगे कभी, देखो अभी जिता देता हूँ आपको। अब देखिए अगली सिचुएशन, तीसरा केस क्या कह रहा है, वही केस है, बस फोर्स इंटरचेंज हो गया, 10 न्यूटन वाला उधर चला गया, 6 वाला इधर आ गया, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गया, और उधर से 10 न्यूटन का लग रहा है और इधर से 6 न्यूटन लग रहा है, मीन्स अब क्या है, रेड हाउस ज्यादा फोर्स से पुल कर रहा है। मैंने बोला ना निराश नहीं होना बेटा, आपको भी जीतूंगा, मेरे लिए सब बच्चे बराबर है यार, सब बराबर हो, है ना, सबको जीतना है अपने को एग्जाम में, तो और 6 न्यूटन उधर लग रहा है। तो अब देखिए सी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, 4 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अभी लेफ्ट साइड में आ गया है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और ऐसे करके, है ना। और चाहे हम बोले सर हम तो लेफ्ट टू राइट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात करेंगे तो फिर हमें इसको कैसा लिखना है, 6 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो -4 आया, और -4 आया, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आ जाएगी। वैसे भी हम कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा लेवल वाली बात है, अगर आप समझ पाते तो वो भी एक तरीका है ना वो, लेकिन वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है, समझ में आ गया ना बेटा। तो हमेशा क्या होगा, जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं तो कैसे फोर्स होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे, वो सिचुएशन अनबैलेंस्ड फोर्स की होगी, और उस केस में नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू फोर्स, दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो नेट फोर्स मेजर करके देगा। और डायरेक्शन हमें हमेशा कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्स, जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, एंड दैट सिचुएशन विल बी अ बैलेंस फोर्स। वो कंडीशन क्या होगी, बैलेंस फोर्स की कंडीशन है, वो बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। और अनबैलेंस की कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विल एक्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है।